अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक ज़रूरत यह है कि आप ठीक तरीके से पॉलिटी के खंड को तैयार करें, यानी राज्य व्यवस्था पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। क्यों? क्योंकि इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि राज्य व्यवस्था संबंधी खंड पर आपकी अवधारणात्मक समझ को बेहतर किया जा सके, जिसका लाभ आपको परीक्षा के तीनों ही स्तरों पर हो। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इस सप्ताह में कौन सी 3 खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही थी। एक खबर थी मॉडल यूथ ग्राम सभा। हाल ही में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, विशेष तौर से पंचायती राज मंत्रालय की। तो ये पहल क्या है और किस प्रकार से ग्रास रूट लीडरशिप को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है, इसको जानेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पॉक्सो एक्ट पर एक सख्त टिप्पणी आई है, तो वो टिप्पणी क्या है, इसके दुरुपयोग से संबंधित है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सड़कों के ब्लैक स्पॉट, यानी जहां पर दुर्घटना सबसे ज्यादा होती है, मृत्यु सबसे ज्यादा रहती है, अगर उनकी पहचान कर ली जाए और स्टेट के डाटा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डाटा में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो असंगतियां हैं, उनको दूर कर लिया जाए तो हम सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट, ये जो ब्लैक स्पॉट है, इसकी पहचान भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा। आप ये जानते हैं कि आज भी भारत की 65 से 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। इसलिए अगर आपको गांव को सशक्त बनाना है, सशक्त करना है, एम्पावर करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ग्राम सभाओं को सशक्त करें। अब ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आप व्याख्यायित कर सकते हैं, क्योंकि उनका गठन हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 243 के तहत होता है। इनको सशक्त करने का एक माध्यम यह है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे युवा इनसे जुड़े, ग्राम सभाओं से जुड़े, और ग्राम सभाओं से जो जुड़ करके जो रियल लाइफ की चुनौतियां हैं, ग्राम सभाओं की जो रियल चुनौतियां रहती हैं, रियल लाइफ की चुनौतियां रहती हैं, उनके अनुभव को प्राप्त करें। वो पढ़ते भी रहें, पढ़ने के माध्यम से एक सैद्धांतिक नॉलेज ग्राम सभाओं के बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में हासिल करें, और साथ ही व्यवहारिक अनुभव भी हासिल करें ग्राम सभा की गतिविधियों में हिस्सा लेकर के। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पंचायती राज मंत्रालय है, उसने शिक्षा मंत्रालय के विभाग और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ जुड़ करके एक पहल की है जिसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। कब इसको लॉन्च किया गया है? 30 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 2 मंत्रालयों के सहयोग से, 2 मंत्रालयों के कोलैबोरेशन से, शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट से जुड़ करके, उसके कोलैबोरेशन से, और जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके सहयोग से इसको लॉन्च किया है, जिसको हम कहते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये क्या करेगी? जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और साथ ही जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय हैं, इनके स्टूडेंट्स को ये टारगेट करेगी, इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करेगी। आप जानते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गठित किए गए थे, और एक तरह से जो हमारे बेहतर शिक्षा, दूरस्थ क्षेत्रों में भी एक बेहतर शिक्षा को गठित करने का या बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं युवाओं को। उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय जनजातीय युवाओं में बेहतर शिक्षा एक तरह से विकसित करने के लिए एक पहल हमने की थी, जिसको हम जानते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से। तो इनके छात्रों को मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से एक तरह से टारगेट किया जाएगा, लक्षित किया जाएगा कि वो मॉडल यूथ ग्राम सभा में हिस्सेदारी करें, और न केवल अपनी पढ़ाई के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम के स्ट्रक्चर को जाने, उसकी फंक्शनिंग को जाने, बल्कि ग्राम सभाओं में वास्तविक हिस्सेदारी एस्टेब्लिश करके उसके व्यावहारिक अनुभव को भी प्राप्त करें। और इससे उन्हें क्या होगा? जो रियल लाइफ की चुनौतियां हैं उसके बारे में पता चलेगा, और भविष्य में हम इस तरह के युवाओं को
जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जिस प्रकार का सुधार हमें पंचायती राज सिस्टम में चाहिए भविष्य में, उस तरह के सुधार की एक पृष्ठभूमि निर्मित कर सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप पैदा करके, ग्रास रूट लीडरशिप पैदा करके। तो एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश के जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन अधिनियम था 73वां जो लाया गया था, उसको हम सशक्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो संवैधानिक दर्जा तो हमने प्रदान कर दिया, लेकिन उसको सशक्त करने का काम भी तो जरूरी है, ताकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, वो व्यवहारिक स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर भी उतर सके। उसी के अंतर्गत ये पहल है। इसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को, छात्रों को शिक्षित किया जाए पंचायती राज सिस्टम के बारे में, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए पंचायती राज सिस्टम में, ग्राम सभाओं में, लोकल गवर्नेंस में भाग लेने के लिए। साथ ही उनकी जो लीडरशिप स्किल है, जो नेतृत्व करने की क्षमता है, उसको भी विकसित किया जाए, जिससे हमारा जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, वो पंचायती राज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो मजबूत हो सके। और साथ ही जो रियल लाइफ गवर्नेंस की चुनौतियां हैं, जो वास्तविक जीवन शासन संबंधी चुनौतियां रहती हैं, उसको भी, उसके प्रति भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके युवाओं में, ताकि वो जो सैद्धांतिक ज्ञान किताबों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसके मुकाबले व्यवहारिक लाइफ में किस प्रकार की ग्रास रूट डेमोक्रेसी में चुनौतियां आती हैं, इसके अंतर को समझ सके, और धीरे धीरे उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके कि हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो हमारा स्कूल का करिकुलम है, उसको मॉडल यूथ ग्राम सभा से अलाइन किया जाएगा। किस प्रकार से अलाइन किया जाएगा? जैसे आप क्लास 6 में देखते हैं कि एक चैप्टर पंचायती राज से संबंधित इंट्रोड्यूस होता है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो आप देखेंगे कि उसमें हमें स्ट्रक्चर बताते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। हम क्या बताते हैं उसमें? स्ट्रक्चर बताते हैं, उसकी फंक्शनिंग भी बताते हैं, ताकि बच्चों में क्या आ सके कि जो सेल्फ गवर्नेंस है, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो सेल्फ गवर्नेंस है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, ग्राम सभाओं के डेमोक्रेटिक रोल के बारे में, ग्राम और किस प्रकार से ग्राम पंचायत में कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, उसका एक सामान्य जानकारी स्टूडेंट्स को हो जाए। साथ ही 11th क्लास में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाती है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके माध्यम से, ताकि बच्चों को एक कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक अंडरस्टैंडिंग, समझ उनकी बन सके, इस पूरे सिस्टम के फीचर्स वो जान सके, सिग्निफिकेंस जान सके, साथ ही उनकी नॉलेज में एक गहराई भी हो सके कि वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को किस प्रकार से समझते हैं। और फिर मॉडल यूथ ग्राम सभा में जब व्यवहारिक अनुभव, वो इस चीज, एक तो सैद्धांतिक ज्ञान किताबों से प्राप्त कर लिया, और फिर वो ग्राम सभाओं की बैठकों में वास्तविक हिस्सेदारी करेंगे मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से, तो उन्हें रियल लाइफ गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनके बारे में पता चलेगा। और इससे हम भविष्य में एक पूरा वर्ग तैयार कर देंगे छात्रों का, जो उन समस्याओं से वास्तविक रूप में भी रूबरू है, और ग्रास रूट लेवल पर बेहतर लीडर पैदा करने की हमारी जो क्षमता है, जो हमारे बेहतर लीडर पैदा करने की, उत्पन्न करने की जो पृष्ठभूमि है, वो इससे निर्मित हो जाएगी। और भविष्य में जो अलग अलग प्रकार की चुनौतियां ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जीवंत करने में, अलग अलग तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारने में हम महसूस करते हैं, उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, और हमारा लोकतंत्र पंचायती राज स्तर पर भी बहुत ज्यादा जीवंत हो उठेगा। यही इसका उद्देश्य है। अगली खबर जो हमारी है वो पोक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जो लागू हुआ था, उसे जिस उद्देश्य से लाया गया था, उद्देश्य से किस लिए लाया गया था? ताकि किशोरों के यौन शोषण को हम रोक सके। और किशोरों में केवल लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी। ये लैंगिक तटस्थ कानून है। इसमें लड़कों के यौन शोषण को और लड़कियों के यौन शोषण को एक तरह से खत्म करने या कम करने का एक प्रयास किया गया है, और बहुत ही कड़े सजा के प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, उनको देख करके लगता है कि जो किशोर यौन संबंध है या किशोर प्रेम संबंध है, उनको एक प्रकार से
दंडात्मक कार्रवाई एक प्रकार से उन पर की जा रही है जो सहमति से बनाए गए। अगर किशोर यौन संबंध है सहमति से बनाए जा रहे हैं तो उनको भी एक दंडात्मक स्वरूप इस कानून के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सहमति की आयु रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। और इसलिए अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है, अगर किशोर जो है वो यौन संबंध उनमें किसी प्रकार से प्रेम संबंध डेवलप होते हैं और किसी को उनकी जानकारी हो जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होता है। सहमति से बनाए गए संबंध भी एक प्रकार से, क्योंकि सहमति को सहमति नहीं माना जा रहा है, 18 वर्ष से कम उम्र में अगर सहमति भी है तो उसको सहमति नहीं माना जाता है। सहमति तभी माना जाता है जब 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। तो अगर सहमति को सहमति नहीं माना जा रहा है तो ये पूरे जो प्रेम संबंध है वो एक दंडात्मक स्वरूप हासिल कर लेते हैं। इसमें एक और समस्या ये है कि मान लिया अगर 18 वर्ष से कम उम्र के जो किशोर हैं उनमें प्रेम संबंध बनते हैं और किसी तरह से गर्भ धारण हो जाता है, तो अगर कोई भी अस्पताल में जाता है और अस्पताल में डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो उसके लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग होती है। क्योंकि अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता है, जिनको इन संबंधों के बारे में पता चल जाता है और वो रिपोर्टिंग नहीं करता है तो वो भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। इससे क्या होता है कि जो हेल्थ के बारे में और निजता के अधिकार जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए बहुत समय से डिमांड ये चल रही है कि जो सहमति की आयु है उसे 16 से 18 के बीच कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही जो क्लोज इन एज संबंध बनते हैं, यानी ऐसे संबंध बनते हैं कि आपसी सहमति के हैं और उसमें जो आयु का गैप है वो 1 या 2 साल ही रहता है। मान लिया 16 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है, या 17 साल का लड़का है और 16 साल की लड़की है, क्लोज इन एज अगर संबंध बनते हैं आपसे सहमति के तो उनको एक अपवाद, एक तरह से उसमें सहमति को वास्तव में सहमति माना जाना चाहिए। इसकी मांग बहुत दिनों से उठ रही है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग काफी हो रहा है। आपको मुद्दा समझ में आ ही गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट का सीधा कहना है कि कानून जो है वो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन किशोरों के आपसी यानी टीनेजर्स के आपसी सहमति वाले संबंधों में भी एक दंडात्मक रूप का इस्तेमाल हो रहा है। एक दंडात्मक रूप से एक तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस बेबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जमानतों के जो मामले हैं उसमें बार बार इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं और कोर्ट ने यह संकेत दिया कि इस विषय पर वो कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश भविष्य में जारी कर सकता है। इस मामले की विधिक और सामाजिक पृष्ठभूमि जाने तो आप जानते हैं कि वर्ष 2012 में पोक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लेकर के आए थे ताकि बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके। इसमें कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही 2019-20 में कुछ और चीजों को ला करके, कुछ और नियमों को ला करके इसमें और ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए थे। लेकिन ये देखा गया है कि ये कानून जो है वो किशोर प्रेम संबंधों को भी अपराध की श्रेणी में ला रहा है, क्योंकि अगर आपसी सहमति के भी 15, 16, 17 साल के बच्चों में या किशोरों में, टीनेजर्स में संबंध बनते हैं तो उस सहमति को सहमति वास्तव में नहीं माना जाता है। इसके अलावा वर्तमान में एक और पीठ है जो इस बात की सुनवाई कर रही है। इस पीठ के अलावा एक और पीठ है जो इस बात की सुनवाई कर रही है कि क्या 16 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके बीच सहमति आधारित, सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। एक अन्य पीठ है जो इस मामले पर विचार कर रही है। वर्तमान में भारत में जो सहमति की कानूनी आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। इसी मामले में एक सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, वो एमिकस क्यूरी है। एमिकस क्यूरी का मतलब है कि वो किसी पक्ष से संबंधित नहीं है, लेकिन कोर्ट उनके विचारों को जरूरी मानता है, बेहतर मानता है, तर्कसंगत मानता है, ताकि उसको निर्णय लेने में आसानी हो। अगर इस तरह का कोई वकील इस तरह के मामलों में शामिल होता है तो उससे हम एमिकस क्यूरी कहते हैं। वो वाद प्रतिवाद में नहीं है, लेकिन उसके तर्कों से कोर्ट को लाभ हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत जो सीनियर एडवोकेट हैं इंदिरा जयसिंह, उनका कहना यह है कि जो नाबालिग है उनकी हर यौन गतिविधियों की जो अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होती है, किशोरों की हर यौन गतिविधि की जो अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान है, इससे किशोरों का अपराधीकरण हो रहा है। लड़कियों की निजता इससे प्रभावित होती है क्योंकि अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी है।
तो लड़कियों की इससे प्राइवेसी भी प्रभावित होती है। अगर किसी भी तरह से उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो कोई भी डॉक्टर है उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। लड़कियों की निजता इससे प्रभावित होती है और स्वास्थ्य अधिकारों का हनन भी होता है। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बारे में भी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, तो वो जानकारी एक तरह से सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये इनका तर्क है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है कि सहमति की आयु घटाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे जो बाल संरक्षण के कानून हैं, जो उद्देश्य हम लेकर के चले थे कि हमें बाल यौन शोषण का एक तरह से एक ऐसी कानूनी पृष्ठभूमि बनानी है कि किसी की हिम्मत ना हो कि बाल यौन शोषण वो कर सके, तो इससे जो है वो बाल संरक्षण कानून की जो मूल भावना है वो कमजोर होगी और सहमति की आयु घटाना या क्लोज इन एज का अपवाद लाना बाल संरक्षण कानून यानी पोक्सो एक्ट को कमजोर कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि अगर हम किसी भी प्रकार का ये परिवर्तन करते हैं सहमति की आयु घटाने से संबंधित या क्लोज इन एज अपवाद लाने से संबंधित, तो इससे नाबालिगों को शोषण के खतरे में एक फिर से डालने के समान होगा, इसलिए ये अभी नहीं ला जा सकता। ये केंद्र सरकार का दृष्टिकोण है, लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश देता है। एक और खबर है जो लगातार चर्चा में है, उस खबर को भी सामान्यतः समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऐसे ब्लैक स्पॉट जारी करना चाहते हैं नेशनल हाईवेज के, जारी कर सकती है, जो उसने 2023 और 24 से संबंधित जुटाए हैं। जल्द ही ऐसे ब्लैक स्पॉट जहां पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, मौत बहुत ज्यादा होती है, इस तरह के ब्लैक स्पॉट अगर जारी कर दिया जाए तो वहां से संबंधित यानी ट्रांसपोर्ट परिवहन के उन क्षेत्रों से संबंधित, रोड के उन स्ट्रेचेज से संबंधित बेहतर नीति निर्माण किया जा सकता है और भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री एक प्रकार से आंकड़े जारी करती है और जो फिजिकली ट्रांसपोर्ट विंग रिसर्च के द्वारा जो फिजिकली आंकड़े जुटाए जाते हैं उसमें एक अंतर भी देखा गया है, एक विसंगति देखी गई है, एक डिस्क्रिपेंसी देखी गई है। तो उसको अगर हम कम कर दें और सही तरह में ब्लैक स्पॉट डाटा हमारे पास आ जाए तो हम सड़कों के उन स्ट्रेचेस को सुधार सकते हैं परिवहन के मुताबिक या ट्रांसपोर्ट के मुताबिक, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी, मौतें कम होंगी। यही है कि सड़कों के ब्लैक स्पॉट की ठीक तरीके से पहचान करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए जल्द ही 2023 और 24 के ब्लैक स्पॉट डेटा जारी करने का निर्णय लिया है। और ये जो डेटा है ये इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी ईडीआर या जिसे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस भी कहते हैं उस प्रणाली पर आधारित होंगे। और इसमें क्या होगा, जो रियल टाइम डाटा है जो फर्स्ट रेस्पोंडर के द्वारा हासिल किया जाता है, और फर्स्ट रेस्पोंडर किसी भी दुर्घटना में कौन होती है, सामान्यतः पुलिस होती है, उसके द्वारा जो डेटा हासिल किया जाएगा उसी पर आधारित होगा। और ये पूरा मोबाइल या टैबलेट ऐप के माध्यम से जो फर्स्ट रेस्पोंडर है वो काम करता है। तो पहला जो रेस्पोंडर है आमतौर पर जो पुलिस होती है, ये पूरी प्रणाली मोबाइल या टैबलेट ऐप के माध्यम से काम करेगी। फर्स्ट रेस्पोंडर उस पर डेटा भरेगा जो भी एक्सीडेंट से संबंधित होगा और उसे ऐप के माध्यम से जियो टैग कर दिया जाएगा, यानी उसके वास्तविक भौगोलिक किस स्थान पर कोई दुर्घटना हुई है उसको जियो टैग करके उसकी भौगोलिक पहचान को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। यही है आपका ईडीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट या इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट की परिभाषा अगर हम देखें तो ब्लैक स्पॉट की सामान्यतः परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग के वे हिस्से जहां दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है। किसी 500 मीटर के हिस्से को ब्लैक स्पॉट कब माना जाता है, 500 मीटर के हिस्से को ब्लैक स्पॉट दो स्थितियों में माना जाता है, जब वहां पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 गंभीर या मृत्यु कारक दुर्घटनाएं हुई हो या वहां पर 10 मौतें हुई हो। तो ऐसे स्ट्रेचेस को, ऐसे 500 मीटर के हिस्से को हम ब्लैक स्पॉट मानते हैं। वर्तमान में ये डेटा जो है वो 3 वर्ष के गैप पर एकत्र किया जाता है। 2022 के लिए कुल हमने 1330 ब्लैक स्पॉट पहचाने थे। 2016 से 2022 की बात करें तो ब्लैक स्पॉट कितने दर्ज किए गए थे, 13,795 ब्लैक स्पॉट दर्ज किए गए थे और इनमें से 5,036 स्थानों पर लॉन्ग टर्म रेक्टिफिकेशन भी पूरा किया जा चुका है। ये डेटा है।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है और जो राज्य सरकार से प्राप्त डेटा है, या आप कह सकते हैं कि जो फिजिकली डेटा हासिल किया जाता है, फिजिकली डेटा किसी, जैसे हम अभी देखेंगे कि फिजिकली डेटा कहां से हासिल किया जाता है। एक हमारा रिसर्च विंग है रोड से संबंधित, रोड दुर्घटनाओं से संबंधित, उसके जो फिजिकली डेटा हासिल करते हैं उसमें एक डिस्क्रिपेंसी भी देखी गई है, लेकिन हाल में इस डिस्क्रिपेंसी को हमने सुधारा है और ये जो विसंगतियां हैं ये घट करके 5% पर आ गई है। लेकिन सबसे अधिक जो फिजिकली डेटा हासिल करते हैं और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा हासिल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर विसंगतियां देखी गई हैं वो पंजाब में देखी गई हैं और उसके बाद झारखंड में यह स्तर आया है। झारखंड में सबसे ज्यादा इन आंकड़ों में अंतर देखा गया है। तो एक सुधार यह भी करना है कि हमें आंकड़ों की विसंगतियां सुधारनी है ताकि ब्लैक स्पॉट की रोड स्ट्रेचेस पर सभी सही पहचान हो सके कि कौन सा रोड स्ट्रेच वास्तव में ब्लैक स्पॉट है जो कि दुर्घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो डेटा असमानता को सुधारने की आवश्यकता है और जो सुधार प्रयास दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए किए जाने चाहिए, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग से संबंधित हो तो वो तो क्या करने ही है, लेकिन एक बार ब्लैक स्पॉट की पहचान हो जाए तभी इंजीनियरिंग सुधार वहां पर वास्तव में कारगर हो सकता है। 2024 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास उपलब्ध जो लेटेस्ट डेटा है उसमें ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग और ईडीएआर के बीच ये फिजिकली डेटा हासिल करता है और ये हमने पुलिस जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं उसके माध्यम से डेटा हासिल किया। उसके बीच 18,069 दुर्घटनाओं और 7,020 मृत्युओं का अंतर पाया गया। दुर्घटनाओं का अंतर 3.96% था और मृत्युओं में जो मृत्यु है सड़क दुर्घटनाओं में उनमें अंतर डिस्क्रिपेंसी कितनी थी, 4.30% थी। तो इस जो विसंगति है उसको दूर करना है ताकि ब्लैक स्पॉट की सही तरह से पहचान हो सके। ये सबसे ज्यादा विसंगति अगर हम मौतों के मामले में देखें तो पंजाब में दर्ज की गई। ईडीआर में ईडीआर में जो मौतें हैं वो केवल 533 दिखाई गई और जो ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है उसने मौतें दिखाई 4,759 फिजिकली जो डेटा उसने एकत्र किया। तो एक प्रकार से आप देखिए कि अगर इस तरह की विसंगति है तो इसे सुधार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ये कह रहा है कि जो रोड सेफ्टी सेल है और मुख्य अभियंताएं हैं उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ईडीआर और जो अन्य रिकॉर्ड है जो फिजिकली हासिल किए जाते हैं उसमें एक संतुलन एस्टेब्लिश किया जाए और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, उनको न्यूनतम स्तर पर ला सके। मंत्रालय ये भी कह रहा है कि जो डेटा है ये एडवांस प्लानिंग में निश्चित रूप से मदद करेगा और सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उनको भी उठाने का काम करेगा। क्योंकि अगर हमें स्ट्रेचेस का पता लग जाए तो हम उन स्ट्रेचेस को सुधार सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं। वहां पर अगर इंजीनियरिंग बदलाव करने हैं, सड़क के स्ट्रक्चर में बदलाव करने हैं या कोई साइन बोर्ड लगाना है या गति को कम करना है, वाहनों की गति को कम करने के लिए निर्देश देना है, तो ये सारे कदम वहां पर उठाए जा सकते हैं और इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। अब इनसे संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, मॉडल यूथ ग्राम सभा किस मंत्रालय की पहल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, युवा कार्यक्रम मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012 या वर्ष 2013। अगला प्रश्न है, ईडीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और आईआरएडी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सड़क निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करना, यातायात चालान जारी करना, वाहन पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, रियल टाइम सड़क दुर्घटना डेटा एकत्र करना। इस प्रश्न का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।